न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो एक वीडियो हम बनाने वाले हैं इसमें बताएंगे आपको कि पुर्तगालियों का आक्रमण जो है भारत में कैसे हुआ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। तो कल के वीडियो में हमने बात किया था यूरोपियों का आगमन जो है भारत में किस तरह से हुआ है, उसकी पूरी डिटेल वीडियो आप एक बार देखेंगे तो पूरी तरह से आपके दिमाग में समा जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। तो अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज जो हम चालू करने वाले हैं तो इसमें हम बताएंगे कि पुर्तगालियों का आक्रमण कैसे हुआ। इस तरह से बारी बारी से सबका जो है आक्रमण, जैसे जैसे जिसका आगमन हुआ है उसको पूरी डिटेल्स में बताएंगे। तो आप इस पे बने रह सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास जो देख रहे हैं आप व्हाइट बोर्ड है, इस पे पीपीटी लगाने का कोई भी सुविधा नहीं है। 500 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव की सुविधा करेंगे, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी से 500 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। 500 सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, इसके बाद लाइव क्लासेस की व्यवस्था करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का जो स्टार्टिंग है, वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो है पुर्तगालियों का आक्रमण। तो भारत में जो है पुर्तगाली का जो आक्रमण है ये किस तरह से हुआ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। भारत में जो पुर्तगालियों का आगमन हुआ तो उसका क्या उद्देश्य रहा होगा, भारत में पुर्तगाली के आगमन का उद्देश्य क्या रहा होगा। तो उद्देश्य जो है उसका लगभग 3 उद्देश्य को हम लोग ज्यादा हाईलाइट करते हैं। एक तो व्यापार का उद्देश्य था, व्यापार का उद्देश्य हो गया। उसके बाद उसका धार्मिक उद्देश्य भी था पुर्तगालियों का। पहला तो व्यापार का उद्देश्य था, उसके बाद धार्मिक उद्देश्य था, फिर जो है हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व वो लोग करना चाहते थे। क्या क्या था, पहले तो व्यापार का उद्देश्य था, व्यापार का उद्देश्य था। दूसरा था धार्मिक उद्देश्य था, धार्मिक उद्देश्य था। उसके बाद हिंद महासागर पर, हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व बनाना चाहता था। ये जो है ये उद्देश्य में से मुख्य उद्देश्य, ये सब उद्देश्य था पुर्तगालियों को यहाँ पे आने का। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक और नाम से जाना जाता था, उसका नाम था इस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो दूसरा नाम था इस्तादो, इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इस्तादो द इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। यह जो है व्यापार के साथ साथ, यह जो है व्यापार के साथ साथ धार्मिक उद्देश्य को भी लेकर आया था। ये पुर्तगाली जो आया था व्यापार करने के लिए तो आया ही था, साथ ही साथ ये धार्मिक उद्देश्य को भी जो है लेकर आया था। जैसा कि आप सभी को पता है और हम कल के वीडियो में बताए भी है कि पुर्तगाली में से वास्को डी गामा का जो आगमन था, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा का जो आगमन हुआ था भारत में वो हो गया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा का आगमन जो है भारत में 1498 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दूसरा पुर्तगाली जो है, ये पहला पुर्तगाली था, दूसरा पुर्तगाली जो है, दूसरा पुर्तगाली जो था, दूसरा पुर्तगाली जो आया था उसका नाम था पेट्रो अल्वरेज। दूसरा जो पुर्तगाली था उसका नाम था पेट्रो, पेट्रो दी अल्वरेज, पेट्रो दी अल्वरेज, ये दूसरा का था पेट्रो दी अल्वरेज। और ये जो है 1500 ईस्वी में
यहाँ पे आया था भारत, ये 1500 ईस्वी में। पहले पुर्तगाली आया 1498, वास्को डी गामा आया 1498 में, और दूसरा पुर्तगाली जब आया उसका नाम था पेट्रो दी अल्ब्रेज, और ये 1500 ईस्वी में आया। ये जो आया था ये 13 जहाज लेकर आया, और पूरी तरह से 13 जहाज लेकर आया था, और ये पूरी तरह से जो है अपना मूड बना के आया था कि यहाँ पे जो है पूरी तरह से लड़ाई को छीड़ देना है। पूरी तरह से हथियार से पूरा जहाज लेस था। यह कोचीन और कन्नौर के, यह जो है कोचीन और कन्नौर जो था, कोचीन और कन्नौर के शासक से मिला, और उसने कोचीन और कन्नौर के जब शासक से मिला तो उसने यह गौर किया कि यहाँ के लोगों में जो है आपस में ही मेल नहीं है। तो इसको लगा कि यहाँ के लोगों को जो है ना आसानी से यहाँ पे लड़ाया जा सकता है, तो इसी चीज का इसने फायदा उठाया और यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाकर जो है अपना वर्चस्व को इसने कायम कर लिया था। इसको ऐसा इसने यहाँ पे भांप लिया कि यहाँ के लोगों को ना बड़ी आसानी से हम लोग आपस में लड़ा सकते हैं और हम लोग यहाँ पे अपना अधिकार जमा सकते हैं। अरब के व्यापारियों और पेट्रो अल्ब्रेज में युद्ध होता है। अरब का जो व्यापारी था और जो पेट्रो अल्ब्रेज आया था, इस दोनों में जो है एक भयंकर युद्ध होता है, और अरब व्यापारियों का जो है एक जहाज को पकड़कर भारतीयों को वह गिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद पेट्रो अल्ब्रेज जो है वापस चला जाता है, और उसके बाद वास्को डी गामा पुनः जो भारत आया था, ये हम कल के वीडियो में भी बताए थे। वास्को डी गामा पुनः जो भारत आया था वह 1502 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा पुनः जो भारत आया था 1502 ईस्वी में आया था। अपनी व्यापारिक कोठी खोलने के उद्देश्य से आया था, क्योंकि ये पहले ही मसाला वसाला लेकर गया था। इसको 60 गुना मुनाफा पे जब बेचा तो ये सोच रहा था कि अब यहीं पे कोई व्यापारिक कोठी खोल दिया जाए और यहीं से जो है व्यापार यहाँ से शुरू करने के उद्देश्य से जो है 1502 ईस्वी में ये व्यापारिक कोठी खोलने के उद्देश्य से यहाँ पे आया हुआ था। प्रथम व्यापारिक कोठी जो है पुर्तगालियों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी जो है ये 1503 ईस्वी में खोला गया था। वास्को डी गामा द्वारा, किसके द्वारा? ये वास्को डी गामा द्वारा ही खोला गया था। वास्को डी गामा के द्वारा खोला गया था। कहाँ पे? तो कोचीन में खोला गया था, कोचीन में। तो वास्को डी गामा पहले तो 1498 में आया, फिर दोबारा में ये 1502 में आया। यहाँ पे पूरा कंपनी लगाने के उद्देश्य से आया, और इसने कंपनी को लगा भी दिया कब? 1503 ईस्वी में। कहाँ पे लगाया? तो कोचीन में इसने कंपनी को पूरा तरह से इस्टेब्लिश्ड कर दिया। उसके बाद फ्रांसिस्को दी अल्मोडा जो है, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा 1505 में पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर बनकर आया और 1509 तक रहा। फ्रांसिस्को दी अल्मोडा, क्या नाम था उसका? फ्रांसिस्को दी अल्मोडा, यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। ये जो है पुर्तगाली का जो है गवर्नर बन के आया। किसका? पुर्तगाली का जो है ये गवर्नर बन के आया, और ये 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा था। 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक ये फ्रांसिस्को दी अल्मोडा जो है पुर्तगाली का गवर्नर बन के रहा था। एक पॉलिसी था इसके द्वारा चलाया गया, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा के द्वारा चलाया गया एक पॉलिसी था, ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये फ्रांसिस्को दी अल्मोडा के द्वारा ही चलाया गया था। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को दी अल्मोडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया गया था। फ्रांसिस्को दी अल्मोडा ने अरब के व्यापारियों को परेशान करना चालू कर दिया। अब देखिए इस सब का खुरपाती। अब क्या करने लगा कि अरब में जो व्यापार कर रहे थे लोग, उसको जो है ये लोग परेशान करना चालू कर दिया। और अंततः क्या होता है कि मिस्र, तुर्की और गुजरात के व्यापारियों ने मिलकर फ्रांसिस्को दी अल्मोडा के साथ युद्ध किया, जिसमें फ्रांसिस्को दी अल्मोडा जो है जीत गया। ये विदेशी था, इसके पास हथियार पूरा था, तो सबने मिलकर इससे युद्ध किया, लेकिन क्या हुआ कि फ्रांसिस्को दी अल्मोडा की है जीत हो गई। उसके बाद आता है दूसरा जो गवर्नर बन के आता है, दूसरा, ये पहला गवर्नर था पुर्तगाल का जो पहला गवर्नर था ये फ्रांसिस्को दी अल्मोडा 1505 से 1509 तक। इसके बाद फ्रांसिस्को दी अल्मोडा के बाद जो गवर्नर आया अल्फांसो दी अल्ब्रुक,
क्या नाम था उसका, अल्फांसो दी अल्बुकर, अल्फांसो दी अल्बुकर, अल्ब्रुक भी बोल सकते हैं इसको, फ्रांसिस अल्फांसो दी अल्बुकर इसका नाम था। ये जो है दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। कौन था ये, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। ये था दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। ये 1509 ईस्वी में आया था, 1509 ईस्वी में ये आया था। वास्तविक पुर्तगाली सत्ता का जो है ये संस्थापक था। वास्तविक पुर्तगाली सत्ता का अगर संस्थापक था तो वो था अल्फांसो दी अल्बुकर। 1510 में गोवा को जीतकर 1510 में जो है अल्फांसो दी अल्बुक के नेतृत्व में ही जो है 1510 में गोवा को जीता और विजयपुर के शासक जो था यूसुफ आदिल शाह उसी से जीता गया था। पहला विजित क्षेत्र था इसका, जो पहला अल्फांसो दी अल्बुक का जो पहला विजित क्षेत्र था वो था गोवा। पहला विजित क्षेत्र था कौन सा, गोवा। कब जीता था गोवा को, 1510 ईस्वी में। गोवा का जो उस समय शासक कौन था, यूसुफ आदिल शाह उस समय गोवा का जो है शासक था। इसने पहला जो जीता था गोवा को ही जीता था 1510 ईस्वी में। इसने क्या एक नीति चलाया था, इसने एक नीति चलाया, विवाह नीति को चलाया था। इसने एक नीति चलाया था, अल्फांसो दी अल्बुकर ने एक नीति चलाया। कौन सा नीति, विवाह नीति। इस विवाह नीति के अंदर क्या था कि पुर्तगाली लोगों को जो है भारत की महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुर्तगाली लोगों को भारत की महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है और विवाह होता भी है। और इसके कारण जो है विवाह के कारण कई पुर्तगाली कॉलोनी जो है भारत के अंदर बस गया। जैसे कि आप देख सकते हैं गोवा, दमन, दीप, हुगली, कोचीन। जिस तरह से गोवा हो गया, गोवा, दमन, दीप, कोचीन, हुगली, इस तरह से बहुत से सारे पुर्तगाली कॉलोनी बस गया। इसने विवाह नीति चलाया था। भारत में जो भारत के स्त्रियों के साथ पुर्तगाली का विवाह करा दिया जाता था। तो इस तरह से जो है ये सब कॉलोनी जो है पुर्तगाली कॉलोनी जाके बस गया यहाँ पे भारत में। गोवा राजनीतिक रूप से जो है, गोवा राजनीतिक रूप से 1510 में पुर्तगाली के कब्जे में आ गया। राजनीतिक रूप से मतलब क्या है, वो ऑफिशियली 1510 में जो है अल्फांसो दी अल्बुक के नेतृत्व में जो है गोवा में यूसुफ आदिल शाह के शासन काल में जो है गोवा को पूरी तरह से ऑफिशियली जीत लिया गया यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। गोवा फिर 1961 तक 1510 में इसने जीता था 1510 में, और 1961 तक जो है आजादी, देखिए आजादी 1947 में ही हो गया है, लेकिन गोवा जो है 1961 तक पुर्तगाली के कब्जे में रहा है। 1961 तक जो है पुर्तगाली के कब्जे में गोवा रहा। 1511 ईस्वी में अल्बुकर ने मलक्का पर कब्जा किया। 1511 ईस्वी में अल्बुकर ने जो है मलक्का पर कब्जा किया। उसके बाद 1515 में हरमुज जो फारस की खाड़ी को बोला जाता है वहां पे कब्जा किया। यानी मलक्का पर कब्जा कब किया, अगर मलक्का पर कब्जा किया, मलक्का पर कब्जा ये किया 1511 ईस्वी में। और हरमुज जो था, हरमुज जिसे फारस की खाड़ी बोला जाता है, फारस की खाड़ी, इस पर जो कब्जा किया ये 1515 ईस्वी में इसने इस पर कब्जा कर लिया, इस पे कब्जा किया। उसके बाद बात आता है यहाँ पे नीनो डी कूना, एक आदमी था नीनो डी कूना, जो कि गोवा को पुर्तगाली का मुख्यालय बनाया था। गोवा को जो है, गोवा को तो जीत लिया। अब गोवा को क्या किया कि पुर्तगाल के जो लोग आते थे उसका जो है ये मुख्यालय बना दिया। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बना दिया। हेडक्वार्टर गोवा को जो है, गोवा को पुर्तगाल का जो है हेडक्वार्टर बना दिया। किसने, तो नीनो डी कूना ने। किसने बनाया था, नीनो डी कूना ने जो है इसको पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बना दिया गोवा को। तभी तो ये 1961 तक गोवा जो है उसके कब्जे में रहा। 1510 में ही जीत लिया और 1510 से समझ सकते हैं कि 1961 तक
ये गोवा जो है पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, जबकि भारत जो है 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गया। आज़ादी के कई वर्ष तक जो है गोवा उसी के कब्जे में रहा है। और गोवा को उस समय पुर्तगाल का हेडक्वार्टर बना दिया गया निनो डी कुना के तरफ से। पहले कोचीन था, कोचीन से हटाकर जो है यहाँ गोवा बना दिया गया। कोचीन तो था ही, कोचीन कोझिकोड केरल वहां पे आया ही था, पहले कोचीन ही हेडक्वार्टर था पुर्तगाल का, कोचीन था। कोचीन से हटाकर जो है गोवा को बना दिया गया था 1530 ईस्वी में। 1535 में जो है दीव पर जो है इसका अधिकार हो गया और 1559 में जो है दमन पर अधिकार कर लेता है। वास्को डी गामा तीसरी बार जो है भारत आता है। वास्को डी गामा ये तीसरी बार भारत आता है। कब तीसरी बार भारत आया? 1524 ईस्वी में। कितना? 1524 ईस्वी में। पहली बार आया था 1400, पहली बार कब आया था? 1498 ईस्वी में। दूसरी बार कब आया? तो 1502 ईस्वी में। तीसरी बार आता है 1524 ईस्वी में। और इस बार जो आता है इसका जो है मृत्यु हो जाता है तीसरी बार में। 1524 ईस्वी के बाद ईस्वी में जो आता है उसके बाद इसका मृत्यु हो जाता है 1524। और 1527 में वास्को डी गामा 1524 में आता है और 1527 में जो है वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। 1527 में जो है वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। इसी समय जो है मुगल काल की भी स्थापना का शुभारंभ हो चुका था, समय आ गया था, मुगल काल का भी स्थापना का समय आ गया था। अल्फांसो डिसूजा गवर्नर के समय में सेंट जेवियर भारत आया था। सेंट जेवियर जो भारत आया था, अल्फांसो डिसूजा उस समय गवर्नर था, उसी के समय में जो है वह भारत आया था। ईसाई धर्म का पूरा तरह से प्रचार प्रसार चल रहा था। पुर्तगाली के जो पतन का कारण है, अब शुरुआत हुआ तो इसके पतन का कारण भी जानना जरूरी है। शुरुआत क्या हो? शुरुआत तो क्या किसे कैसे हुआ था? उसका उद्देश्य था कि यहाँ पे कंपनी लगाना, यहाँ के धार्मिक चीजों पर इसका अधिकार करना, बाकी हिंद महासागर पर इसका वर्चस्व करने का अधिकार था। तो इस तरह से पूरा तरह से कहानी जब चला, फिर उसका जो है ना एक दिन पतन का समय आता है। इसके पतन का जो मुख्य कारण बताया गया, तो पतन का भी जो मुख्य कारण था वो था धार्मिक कारण था। स्पेन का वर्चस्व पुर्तगाल पर होना, उसके बाद स्पेन का जो वर्चस्व था, स्पेन का वर्चस्व पुर्तगाल पर होना, यह भी इसके पतन का कारण था। उसके बाद था कालांतर में पुर्तगाल का व्यापार कम हो गया। कालांतर में जो है पुर्तगाल का जो है व्यापार पूरी तरह से कम हो गया, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांस और डच ये तीनों जब आ गए तो पुर्तगाल का जो है व्यापार पूरी तरह से कम हो गया। अब फ्रांसीसी का जो कुछ देन है, फ्रांसीसी का जो कुछ भारत में योगदान है उसके बारे में देखिए। फ्रांसीसियों का भारत में योगदान, फ्रांसीसियों का भारत में कुछ योगदान है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस ये फ्रांसीसियों का ही देन है। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इसको गोवा में लगाया गया था। 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे पहले गोवा में लगाया गया था 1556 ईस्वी में। ये फ्रांसीसियों का ही देन है। उसके बाद तंबाकू हो गया, आलू हो गया, पपीता हो गया, गन्ना हो गया, लाल मिर्च हो गया। इस तरह से आलू, तंबाकू, पपीता, लाल मिर्च, गन्ना, ये सब जो है फ्रांसीसी का ही देन है। इस तरह से ये सब जितने भी चीज़, प्रिंटिंग प्रेस सबसे मुख्य चीज़ है। बाकी ये सब जो जनरल यूज वाला चीज़ ये भी देके गया। तंबाकू जो कि अभी एक नंबर महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ के लोगों का, तंबाकू। आलू समझ सकते हैं, पपीता समझ सकते हैं, गन्ना, लाल मिर्च, ये सब पुर्तगाल से आया, फ्रांस से आया ये सब। उसके बाद एक गॉथिक शैली है। गॉथिक शैली क्या है? गॉथिक शैली ये भी जो है फ्रांसीसियों का ही देना है। अब गॉथिक शैली क्या होता है? ये गॉथिक शैली जो है एक भवन निर्माण से संबंधित है। गॉथिक शैली ये भवन निर्माण से संबंधित है। इस तरह से फ्रांसीसियों का बहुत ही ज़्यादा
योगदान भी रहा है भारत में, और भारत को लूटने में भी इसका योगदान रहा है, और भारत में कुछ कुछ इसका अच्छा भी काम रहा है। जैसे जो भी लोग वहां से आते थे तो उसके कुछ अच्छे काम भी होते थे तो कुछ बुरे काम भी होते थे। तो इस तरह से पुर्तगालियों का आक्रमण से रिलेटेड जितना भी कुछ बनने वाला था तो उसको हम इसमें एक्सप्लेन करने का कोशिश किए हैं। उम्मीद है इससे पुर्तगालियों से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहेंगे तो वो भी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत में डच का आक्रमण, भारत में जो है डच का आगमन कैसे हुआ था, उसका पूरा तरह से डिटेल्स वर्णन हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने तैयारी को अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।